टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी हिंदी साहित्यानुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, हम अपने कथनानुसार जो हमारा यह बैच लॉन्च हुआ है, हिंदी साहित्य का यह बैच है, यानी कि हम लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए एकत्रित हुए हैं। बैच लॉन्च हुआ लेकिन अभी तक क्लास नहीं जा रही थी। आज ये मेरी पहली क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। मैं इस विश्वास के साथ इस लेक्चर को बनाऊंगा कि आपको यह न लगे कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा ये प्रतीत हो कि आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बल्कि ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। यानी आपके जितने भी मानस पटल पर जो डाउट हैं उसको क्लियर करते हुए मैं चलूंगा ताकि आपको कोई समस्या न हो। इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या आती है तो आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लाइव सेशन में हम उपस्थित होते हैं और वहां से आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उसको बताऊंगा। सबके पढ़ाने की अपनी अपनी एक अपना अपना सिस्टम होता है। उस सिस्टम पे वह पढ़ाता है और सभी लोग अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं ये तो नहीं कर सकता कि दुनिया का या ब्रह्मांड का सबसे अच्छा शिक्षक हूं और सबसे अच्छा डिलीवर करने वाला हूं, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि आपको जो भी सामग्रियां आपको दी जाएंगी वह निश्चित तौर पे वह सही भी होंगी और आपको समझ में भी आएंगी। डिसाइड आप करेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या मेरे कथन में और मेरे जो कार्य हैं उन दोनों में अंतर है या नहीं है, ये डिपेंड आप पर करता है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे। देखिए, पहली चीज तो हम साहित्य की विचारधाराओं से थोड़ा बहुत परिचित हैं। साहित्य से तो परिचित हैं तो, लेकिन हिंदी साहित्य से भी हम बचपन से परिचित होते हुए चले आ रहे हैं। जैसा कि आप जो बड़े नाम हैं, जो प्रसिद्ध नाम हैं, सूर, कबीर, तुलसी, ये जो एक बड़ा नाम था, ये बचपन से ही हमारे मानस पटल पर अंकित है। हम ये नहीं जानते कि सूर कब हैं, तुलसी कब हैं, रहीम कब हैं, रामचंद्र शुक्ल कब हैं, ये हमको नहीं पता था। लेकिन इतना जरूर पता था कि इनके नाम क्या हैं और ये लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात को आज हम उस योग्य हैं कि इसको जाने भी, इसको महसूस भी करें और जो भी लिखा गया है उसको आत्मसात भी करें और इन्हीं को पढ़ करके हम अपना जीवन धन्य करें। यह वह महान लोग हैं कि जो काम तो किए, यह तो कायनात जानती है कि उनके लिए क्या काम किया गया, लेकिन हम जानते हैं और आप जानते हैं कि इनको पढ़ करके हम अपनी जीविका नहीं, एक बेहतरीन तरीके से पूरी लाइफ जी सकते हैं। करना क्या है, बस इनको जान लेना है और कुछ भी करना आपको नहीं है। कोई सर्च नहीं करना है, बस जो उन्होंने कहा उसी बात को हमको समझ लेना है, जो उन्होंने लिखा उसी बात को मुझे याद कर लेना है। अगर इतना काम कर लिया जाए तो निश्चित तौर पे मानिएगा कि आप एक सफल व्यक्ति भी होंगे, एक सफल पुरुष भी होंगे, एक सफल महिला भी होंगी। सब कुछ सफलता के अंक में आपका अच्छा होगा। तो आइए हम चलते हैं किस पर, ये जो हिंदी साहित्य है इस पर चलते हैं और ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आगमन कैसे होता है और हिंदी साहित्य में क्या हमको पहले पढ़ें। अगर हम बात करते हैं तो ये लगता है कि अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग शिक्षक हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, तो वह अपनी
स्टार्टिंग का तरीका सबका अलग होता है, ये अपना विचार होता है, अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी पद्धत होती है। लेकिन मैं किसी स्ट्रेटजी और पद्धत पर न हो करके जहां से प्रारंभ होता है वहीं से मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूं, वहीं से आपको मैं समझाना चाहता हूं। तो हम कहां पर चलते हैं? पहली बार हमारा जो टॉपिक आता है वह कैसे हम हिंदी पर पहुंचते हैं, पहला यही टॉपिक आता है। अगर बात किया जाए हिंदी की, तो हिंदी आई कहां से, इसको आप देखिए संस्कृत जो है यह माना जाता है कि यह क्या है, आदि भाषा है। संस्कृत को क्या माना जाता है? आदि भाषा माना जाता है। संस्कृत को ही भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत को क्लासिकल भाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को उन्नत भाषा भी कहा जाता है और संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। भिन्न भिन्न उपाधियां क्या हैं, संस्कृत की मिली हुई हैं, आप जानते भी हैं। पहले शुरुआत कहां से हो रहा है? भाषाओं के रूप में संस्कृत से हो रहा है। इसके बाद संस्कृत से हम कहां पर आते हैं? पाली पर आते हैं, यानी हम पाली भाषा को में परिवर्तित होते हैं। देखिए यहां पर एक बात और आपको क्लियर करता चलूं, ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृत का जो काल है वह 1500 बीसी से, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चलता है। 500 ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है। इसी में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये भी आते हैं। यहां पर आपको मैं अभी हिंदी में ले चल रहा हूं। जब मैं संस्कृत वाला पोर्शन यानी चौथा खंड पढ़ाऊंगा तो यहां संस्कृत की मैं व्याख्या आपसे पूरी डिटेल से करूंगा, किसमें कौन कौन से लोग आते हैं, पुनः कैसे हम धातु या शब्द रूप कैसे पहचाने या कैसे जाने, आदि बातों पर हम डिटेल संस्कृत में भी बात करेंगे। यहां पर मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपको आगमन पता चले जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत से हम कहां पर आए? पाली आए। पाली का जो कार्यकाल है, यानी पाल जो 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक यानी बीसी तक यह संस्कृत का समय चलता है। इसके बाद पाली का जो समय चलता है वह 500 बीसी से लेकर कब चलता है? 500 बीसी से लेकर के 1 एडी तक चलता है। 1 एडी तक चलता है। 500 बीसी से 1 एडी तक यानी 1 ईस्वी तक क्या चलता है? यह आपका पाली भाषा चलती है। पाली से हम कहां पर आते हैं? प्राकृत में आते हैं। पाली से हम प्राकृत में प्रवेश करते हैं, यानी पाली भाषा से हम प्राकृत भाषा की तरफ क्या होते हैं? बढ़ते हैं। समय है, समय काल परिस्थितियों के आधार पर भाषाएं चेंज होती रहती हैं। यहां से यानी जो ये प्राकृत है, प्राकृत अब ये 500 से 1 एडी यहां अब 1 ईस्वी से लेकर के, इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, यानी इसको जो है 1 ईस्वी से लेकर के 1 ईस्वी से लेकर के कितना 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक क्या चलता है? प्राकृत भाषा चलती है। यानी यहां पर आप जो है देखेंगे कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा ये चल रही है। प्राकृत के बाद किस पर हम आते हैं? अपभ्रंश पर आते हैं। प्राकृत के बाद किस पर आएंगे? अपभ्रंश पर आते हैं। और अपभ्रंश का जो कार्य चलता है, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश का जो काल चलता है वह काल क्या होता है? वह काल यहीं से पुनः स्टार्ट होता है 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक यह अपभ्रंश चलता है, ठीक। इसके बाद अपभ्रंश के बाद हम कहां पर आते हैं?
थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूं आपको समझाने के लिए, पुनः मैं इस पर आगे आ जाऊंगा। अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आती है? आने को तो यहां आती है, अवहट्ट आती है। कौन सी आती है? अवहट्ट आती है। लेकिन अभी हम अवहट्ट पर बात नहीं करेंगे। अवहट्ट पर हम बात कब करेंगे? जब आपको हम आदिकाल पढ़ाएंगे और लौकिक साहित्य पढ़ाएंगे तो वहां पर हम बात करेंगे। यहां फिलहाल आप जान लीजिए, चूंकि ये संक्रमणकालीन भाषा है, यह जो है 800 से लेकर के 1100 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है अपभ्रंश का। ठीक है, तो यहां आपको समझाना है। अवहट्ट के बाद हम कहा हिंदी में आते हैं, तो मैं अभी अवहट्ट को हटा देता हूं। बहुत सारे विद्वान इसको मानते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं हैं। हम कहां पर आते हैं? अपभ्रंश से हम हिंदी पर आ जाते हैं। हिंदी पर आ जाते हैं और जो हिंदी का काल है, ये माना जाता है कि जो हिंदी का कार्यकाल है वह चूंकि 1000 ईस्वी तक यहां पहुंच गए हैं, तो 1000 से लेकर के आद्य तक, आद्य तक मतलब क्या होता है? अब तक होता है। कब तक? अब तक होता है। यह हिंदी चलती है। आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। सभी खेल कहां पर होता है? यहीं पर होता है, हिंदी पे ही होता है। हम 1000 ईस्वी से लेकर अभी तक हिंदी का समय चलता है और चल रहा है। हमको विवाद कहीं पर नहीं है। हमने कहा कि ये जो है संस्कृत से क्या होता है, हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, यात्रा प्रारंभ करते हैं। जब भाषाएं क्लिष्टता की तरफ रहती हैं और उसको कोई विकल्प मिलता है तो आसान की तरफ लोग चले जाते हैं। संस्कृत का जब समय था तो उस समय संस्कृत में भाषा जो है, यह संस्कृत थोड़ी सी कठिन लोगों को लगने लगे और एक विकल्प मिला, क्या? पाली भाषा मिली। तो लोगों ने धीरे धीरे, बौद्धकालीन समय आता है और बौद्धकालीन समय में धीरे धीरे लोगों ने क्या किया? पाली की तरफ प्रवेश कर गए, तो पाली भाषा को अपनाने लगे। तो यहां पर लोगों ने, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पाली भाषा को अपनाया और इसका जो कार्यकाल चला वो 500 से 1 ईस्वी चलता है। पाली से प्राकृत में यहां मैंने बताया कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चलता है। कोई विवाद नहीं होता है, यानी ये चल रहा है। कुछ लोग, हालांकि कुछ विद्वान ऐसे हैं कि कार्यकाल को लेकर के थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, लेकिन फिर भी उतना विवाद नहीं होता है। प्राकृत से अपभ्रंश पर आते हैं। यहां पर भी अब यहीं से पूरी कहानी प्रारंभ हो जाती है। अपभ्रंश से यानी 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक, यानी 500 से लेकर के 1000 ईस्वी, और यहां से, अब यहां से ही आपकी कहानी प्रारंभ होती है अपभ्रंश और हिंदी, यानी इसी कार्यकाल को लेकर। ये जो काल है, ये जो समय है, अब यहां पर जब हम पहुंच जाते हैं, कहां पर? हिंदी में। यहां पर जब आते हैं, अब यहां ये होता है कि हिंदी का समय कब से है, हिंदी का पहला कवि कौन है, हिंदी की पहली रचना कौन है, तमाम बातें यहां पर आती हैं। विद्वानों का एक बड़ा वर्ग है जो इसी हिंदी को विभाजित कर देता है। मुख्यतः कितने भागों में विभाजित करता है? 4 भागों में विभाजित करता है। कौन कौन से भाग हैं? इसी हिंदी का जो भाग है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, फिर हटा दूंगा। यहीं पर आपको इसी हिंदी को कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। किस रूप में? आदिकाल के रूप में। पहला हम बताएंगे, डिटेल बताएंगे। आदिकाल, पुनः किसके रूप में? भक्ति काल के रूप में, यानी भक्ति काल। उसके बाद रीतिकाल के रूप में, रीतिकाल। इसके बाद किस रूप में? आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल। ये 4 भागों में पूरी हिंदी को हमने क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। हमने नहीं किया है, बल्कि हमारे
मूर्धन्य विद्वानों ने किया है। अब इसके भिन्न भिन्न नाम हैं। अभी तो मैंने केवल एक नाम लिखा है आपसे, आपको समझाने के लिए। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा, आदिकाल पढ़ाऊंगा, तब वहां पर एक एक कौन किसने क्या नाम दिया इस पर हम बात करेंगे। अब यहां पर बात यह आई कि जब हिंदी को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, तो पहली चीज क्यों एक नाम नहीं दिया गया? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि सारे लोगों ने एक ही नाम दे दिया हो? ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों अलग अलग? क्यों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग नाम देते हैं, क्यों श्याम सुंदर दास अलग नाम देते हैं, क्यों धीरेन्द्र वर्मा अलग नाम देते हैं, क्यों रामचंद्र शुक्ल अलग नाम देते हैं, क्यों राहुल शंकरत्यायन अलग नाम देते हैं, क्यों महावीर प्रसाद द्विवेदी अलग नाम देते हैं? यानी हमारे जितने भी नाम हैं, जितने भी विद्वान हैं, वो क्यों अलग अलग नाम देते हैं? और अलग अलग नाम के साथ इसके कार्यकाल को भी अलग अलग बताते हैं। सबके अपने अपने मत हैं और अपने अपने मत के अनुसार वह हिंदी को कहता है कि हिंदी का जो प्रारंभ होता है वह कहां से होता है। कुछ लोग जो है जैसे राम कुमार वर्मा आदि ने, इन लोगों ने क्या 750 से मान लिया है, कुछ लोगों ने 900 से माना है, कुछ लोगों ने 1100 से माना है। यानी सब अब तिथि में काफी डिफरेंस आता है। 150 वर्ष के तो हमेशा आपको डिफरेंस मिलते रहेंगे। ऐसा क्यों हुआ? मेरा सिर्फ प्रश्न समझाने का यहां मतलब हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हिंदी का जो है नामकरण अलग अलग रूपों में हुआ? क्यों हिंदी का एक डेट फिक्स नहीं किया गया कि यहीं से हिंदी का आरंभ होता है, यहीं से हिंदी का आगाज होता है और यहां से माना जाने लगे? ऐसा क्यों नहीं? देखिए, बेसिक बातें हैं। ये मेरा पहला लेक्चर है और मैं ये चाहता हूं कि मैं ये नहीं जानता कि कौन कितना पढ़ा है, कहाँ कोचिंग किया है, आप बीए किए हैं, एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, या कहीं पर आप टीजीटी में अध्यापक हैं, कैसे हैं। हो सकता है पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो सकता है कि आप नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हो, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन बस इतना जानता हूं कि मैं उस बच्चे को लेकर चल रहा हूं कि जो बच्चा अभी कुछ नहीं जानता है, वह केवल ग्रेजुएशन किया, कॉम्बिनेशन बनाया, बीएड किया और वह टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और इसमें वो अप्लाई करेगा। मैं उसके लिए ये बात उसको लेकर के चलना चाहता हूं। इसलिए आप धैर्य बनाइएगा, बहुत तेजी मत करिएगा कि नहीं बहुत तेज चलिए सर, और बहुत अभी ऐसा नहीं। हम पुनः लाइव होंगे तो आपसे बात करेंगे। यहां पर देखिए, नामकरण की जब बात आती है तो नामकरण को लेकर के मैंने कहा कि विवाद है। ऐसा क्यों? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ, मान लीजिए आपके पिताजी या आप ही का जन्म हुआ। बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं कि जिनका जन्म होता है उनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है, एग्जैक्ट नहीं पता होता है। मैं कब पैदा हुआ, किस सन में, कितने बजकर कितने मिनट पर पैदा हुआ, पता नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको पता होता है क्योंकि उनके माता पिता नोट किए रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ, एक उदाहरण देकर के आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपका जन्म 1900 मान लीजिए 80 में हुआ। 80 में किस महीने में हुआ आपके पिताजी आपके माताजी नहीं जानते हैं। मान लीजिए वो पढ़े लिखे नहीं हैं और बस जन्म हो गया तो जन्म हो गया, प्रशंसा खुशी मिली उनको और चलते। आप बड़े हुए तो आपको लगा कि मुझे ओरिजिनल जन्म जानना चाहिए, मुझे कुंडली बनवाना है, मुझे भाग्य दिखवाना है, तमाम विधाओं से आपको गुजरना है। आपको ऐसा लगा, आप लगेंगे पिताजी से माताजी से पूछने, तो पिताजी माताजी कहेंगे कि देखो 1980 में तो तुम्हारा हुआ है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन जानते हो उस दिन जो है फला का लड़का, उस दिन रघुआ का लड़का पैदा हुआ था। अच्छा, रघुआ का लड़का कब पैदा हुआ? अरे पैदा हुआ था ना रघुआ का लड़का। अच्छा, उस दिन भी जानते हो और क्या हुआ था? उस दिन जो है ये गांव वाला जो पोखरा है ना,
ये पोखरा खनाया था उसी दिन जिस दिन तुम पैदा हुए थे। और जो सरकारी नलकूप है उस दिन उसी का सेटा गिरा था, उसी दिन ऐसा हुआ था। आप किसी अन्य से पूछने गए, वो भी बता रहा है बेटा जब तुम हुए थे देखो ये सरकारी ट्यूबवेल है ना, ये सरकारी ट्यूबवेल का सेटा गिरा था, यानी उसी दिन पाई थी, सब कुछ हुआ था। अगर अन्य किसी और बुजुर्ग से गए पूछने की मेरा जन्म क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा जब जन्म हुआ था एकदम भोर, जिस समय भैंस लगती है ना उसी समय हुआ था, क्योंकि तुम्हारे पिताजी दौड़े दौड़े आए थे हमको कहे कि जो हमारा बच्चा पैदा हुआ है एकदम भोर में था, उसी समय जिस समय भैंस लगती है। आप थक गए, आप निर्धारित नहीं कर पाए कि कब हुआ। क्यों? क्योंकि कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, कोई लिखित प्रमाण आपके पास नहीं है। तो आप ये मानकर चलेंगे कि किसी महीने में आपका जन्म हुआ होगा। आप एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जन्म इस सन में हुआ है। तो आप क्या करेंगे, चलिए ये भी मान लेते हैं। मान लीजिए आपके गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर का आपको पता नहीं है कि ये मंदिर बना कब है, तो आप क्या करेंगे? मंदिर का जब उसको खोजने लगेंगे कि कब बना है, तो आप जो है सबसे जब पूछ डालेंगे तो एक तिथि निर्धारित करेंगे कि हमारे पिताजी के पिताजी भी थे। बहुत सारे लोगों से पूछे तो बताएंगे, कोई बुजुर्ग रहेंगे ये मंदिर उसके भी पहले का है, तो आप एक तिथि निर्धारित करेंगे कि ये कब का, लगभग में अप्रॉक्सीमेट, यानी उसका आप जांच भी कराएंगे, आर्कियोलॉजिस्ट से भी जांच कराएंगे, तो अप्रॉक्सीमेट वही आपको पता चलेगा, एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही यहां पर हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है आप इसको समझिए। इसलिए हो रहा है बात कब की है, यह बात लगभग जो है, मैं उस काल विभाजन को नहीं, मैं आपको लगभग ये 900 से, चूंकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मैं पूरे हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास लिख रहा हूं, तो 900 वर्षों का इन्होंने इतिहास लिखा, यानी लगभग में आप 900 वर्षों के इतिहास को आप पढ़ते हैं और पढ़ करके आप टीजीटी और पीजीटी यानी प्रवक्ता आप बन जाते हैं, अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं, जिंदगी में आराम करते हैं। बस इस 900 वर्ष को आप पढ़ लीजिए। इस 900 से लेकर के और ये कब तक, 1900 तक मान लीजिए। हम एक मोटी मोटा बात कर रहे हैं, ये कोई डेट नहीं है। 1900 तक मत मानिए और भी कम मानिए, ठीक है। यहां पर ये 900 से लेकर के अब 1800 तक मानिए, ठीक। इस 1800 यानी 900 से 1800 वर्षों का ये इतिहास लिखा जा रहा है। कब लिखा जा रहा है, पहली बार सोचिएगा। अब आ रहे हैं मुद्दे पर, आ रहे हैं जिसको हम समझाना चाह रहे हैं। यहां इतिहास लिखा जा रहा है, किसका लिखा जा रहा है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है। आप देख लीजिएगा, किसका? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। हम इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं। यहां पर जो ये इतिहास लिख रहे हैं, वह इतिहास मतलब क्या होता है? अतीत को जानने का प्रयास ही इतिहास होता है। जो बीती हुई बातें हैं उसी को हम अगर जान लेते हैं, वही क्या होता है? इतिहास होता है। तो इतिहास कोई तथ्यात्मक विवरण नहीं है, इतिहास क्या है? प्रबोधन है। इतिहास क्या है? एक तथ्यों का संकलन ही मात्र भर नहीं है, सिस्टमेटिक इतिहास क्रमबद्धता सिखाता है, इतिहास ज्ञान देता है और इतिहास गलतियां न करने की प्रेरणा देता है। ये इतिहास का काम होता है। तो यह इतिहास हम जानेंगे, किसका जानेंगे? हम इतिहास जानेंगे, साहित्य का जानेंगे। किसका? साहित्य का। अब इस साहित्य में उर्दू साहित्य का नहीं जानेंगे,
आपको अंग्रेजी साहित्य का नहीं जानेंगे, संस्कृत साहित्य का नहीं जानेंगे, किस साहित्य का जानेंगे? आप जो साहित्य जानेंगे वह हिंदी साहित्य का जानेंगे। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात करेंगे, यहां बात करेंगे। अब जब हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, मायने यह रखता है। अगर यह हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने कहा अगर 900 ईस्वी में किए होते, अगर 1000 ईस्वी में किए होते, अगर 1100 ईस्वी में किए होते, अगर 1200 ईस्वी में किए होते, तो कुछ समझ में आता कि चलिए एग्जैक्ट के करीब में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होती। लेकिन हम यहां नहीं कर रहे हैं, यहां नहीं कर रहे हैं। कर कब रहे हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। कर रहे हैं 1839 में। कर कब रहे हैं? 1839 में। ठीक है, यहां पर कर रहे हैं। 1839 में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है। इसके पहले हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं लिखा गया था, रचनाएं हुई थी। सभी लोग अपनी अपनी रचनाएं किए थे, लेकिन कोई हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा ग्रंथ नहीं लिखा था। ये आप दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, 1839 में इसका लेखन प्रारंभ होता है। और वह कौन सा है, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो आपको यहां से प्रारंभ कर दिया है। उस व्यक्ति का नाम यहां आपको मैं उसकी इमेज दिखाता हूं। इस व्यक्ति को आप लोग देखिए। इस व्यक्ति का नाम क्या है? इसका नाम होता है गारशा दत्तासी। इसका नाम क्या है? गारशा दत्तासी। यही वो व्यक्ति है जो 1794 में पैदा होता है। 1794 ईस्वी में पैदा होता है। कहां पर? फ्रांस में। फ्रांस में यह पैदा हुआ और इसने किया क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। विडंबना यह है कि फ्रांस में पैदा हो रहा है, भारत में पैदा भी नहीं हो रहा है। और यह जो है ऐसा माना जाता है कि यह भारत आया भी नहीं था। यह पत्राचार किया है, यहां के विद्वानों से इसने पत्राचार किया है और पत्राचार के आधार पर यह लेखन किया है। तो गारशा दत्तासी ने इतिहास लिखा। किसका? अपने हिंदी साहित्य का। किसका लिखा? अभी जिसका मैं आपको बता रहा था, किसका? हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का यह इतिहास लिखता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता है। तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, चूंकि यह फ्रांस का था यानी फ्रेंच भाषा जानता था, तो लिखेगा भी किसमें? फ्रेंच में लिखेगा। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखेगा। हिंदी में तो लिखेगा नहीं। फ्रेंच भाषा में इसने लिखा। मैं नाम बार बार बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा, जान करके बोलूंगा कि आपको नाम याद हो जाए और नाम की स्पष्टता आपको याद हो जाए। क्योंकि आप लोग नाम लेने में क्या करते हैं, उसी में आप लोगों की जिह्वा टूट नहीं पाती है और गलत नाम लेते हैं। इसलिए नाम बार बार लीजिएगा ताकि आपको याद रहे और पॉइंट क्लियर रहे, कंफ्यूजन नाम की स्थिति ना रहे। तो इस गारशा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में एक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ये जो महोदय हैं इनको ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से कहानी पूरी चेंज हो रही है। अभी तक कोई इतिहास नहीं लिखा जा रहा है। इन्होंने लिखा क्या? इनकी पुस्तक क्या क्या नाम है, आप ये देखिए। इनकी पुस्तक क्या क्या नाम है, यानी इनको हम हटा दें
तो बातें और क्लियर होंगी। तो चलिए थोड़ा सा इनको हम विराम देते हैं। आप लोग देख लिए होंगे, एक इमेज बन गया होगा। तो इनकी एक पुस्तक का नाम है, वह लिखते हैं इस्तवार, क्या लिखते हैं? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई। आप भी सोचेंगे कि ये लिख क्या रहे हैं? एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक, ये इनकी पुस्तक का नाम होता है। नाम क्या है? नाम बार बार आप बोलेंगे, एक ही बार बस ये मत सोचिएगा कि कहानी अपनी यहीं से एक बार बोल करके इतिश्री करें, ऐसा कुछ नहीं है। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। आप आराम से बोलिएगा। बहुत सारे मैंने शिक्षकों को देखा है कि वह यही नहीं बोल पाते हैं, जो यहां पाते हैं लिटरेच्यूर को बोलना होता है तो ऐसा लगता है कितना दबाव डाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। आप लोग देखिएगा, बहुत सारे आप हमसे ज्यादा अनुभवी आप लोग हैं, तो आप स्वयं भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई है बहुत सारी वीडियो, तो आप देखिएगा। अच्छा देखिए, यह बड़ी विडंबना यह है कि इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी इसने लिखा किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा। मैंने अभी बताया है, चूंकि ये फ्रेंच का विद्वान है, फ्रांस का विद्वान है, तो यह लिखेगा भी कहां से? फ्रेंच भाषा में ही लिखेगा। हिंदी में तो लिख नहीं पाएगा, लिख ही नहीं सकता है। फ्रेंच भाषा में लिखा, यानी पहला क्वेश्चन तो यही बना, हिंदी साहित्य का, ये सिंधी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक किसने किया? गारसा द तासी ने किया। इसका नाम है, आप पुनः आप लोग, गारसा द तासी, ठीक है, इसने किया। चलिए, किस भाषा में किया? फ्रेंच भाषा में किया। उसकी पुस्तक का क्या नाम है? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यह इसकी पुस्तक का पूरा नाम होता है। आप ये देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने जितनी भी पुस्तकें आप भी पढ़े होंगे, बस यही लिख दिया गया है। कभी ये नहीं कहा गया कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका कभी अनुवाद तो करिए, ये क्या है इस्तवार द। बस लड़का जो है ये बस ये गारसा द तासी बस बोल देता है, पहली जो है विभाजन बोल देता है। तमाम आपसे क्वेश्चन आते हैं, आप लिख लेते हैं। देखिए, बेसिकली इसको समझ लीजिए, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आप आसानी से इसको समझ भी जाएंगे। ठीक है, यहां देखिए, ये क्या है? इस्तवार है। ठीक है, इस्तवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। इस्तवार है, इस्तवार का जरा अंग्रेजी देखिए। ये फ्रेंच भाषा में लिखा है HISTOIR। इसको कहते हैं, फ्रेंच में लिखा जाता है हिस्टवायर। क्या लिखा जाता है? HISTOIR, हिस्टवायर लिखा जाता है। और अंग्रेजी में इसी को क्या लिखा जाता है? HISTORY, यानी हिस्ट्री लिखा जाता है। यह हिस्टवायर जो है हिंदी में इस्तवार लिख दिया गया। केवल क्या है, इसी का कन्वर्ट हिंदी कर दिया गया। बेसिकली इसका हिंदी में अर्थ होता है इतिहास होता है। हिंदी में क्या अर्थ होगा इसका? इतिहास होता है, और कुछ नहीं है। इस्तवार को इतिहास कहते हैं हिंदी में, इसको हिस्टवायर कहते हैं फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी में इसको हिस्ट्री कहते हैं। इस्तवार यानी हिस्ट्री, आप ये समझिए। द ला लिटरेच्यूर, यहां पर देखिए, जिसको लेकर के मैंने देखा बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ने में दिक्कत करते हैं, क्या पढ़ा जाए, कुछ बताते हैं जरा। लिटरेच्यूर का इंग्लिश आप देखिएगा तो LITE, लिटरेच्यूर RATURE,
इसी को यह लिटरेचर का क्या है, अंग्रेजी है। लिखा क्या है आप पढ़िए, इतना तो जानते हैं आप लोग, LITERATURE, इसे कहते हैं हिंदी में लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। ये ट और र मिल जाता है, ट्रे भी हो जाते हैं, आप उसको मत देखिएगा। अगर वर्तनी विच्छेद की में रुकेंगे तो आपको स्पष्टता ऐसे लिखा, लिटरेचर। तो ये इसको क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। लेकिन फ्रेंच भाषा में अब इसी को लित कर सकते हैं, रात्यूर भी पढ़ सकते हैं, रेत्यूर भी पढ़ सकते हैं, या आपको लिटेरेत्यूर पढ़ सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फ्रेंच में यह लिटरेत्यूर हुआ और इसी यह लिटरेचर हुआ, और लिटरेचर का मतलब क्या हो गया आप जानते हैं, साहित्य हो गया। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, साहित्य होता है। कभी कभी ना हम बातें आसान रहती हैं लेकिन समझते नहीं हैं, या वैसे लीक पर ही चले जाते हैं। जैसे लीक लीक तीने चले कायर चीटी कपूत, लीक छोड़ तीने चले शायर सिंह सपूत। तो शायर भी चलता है, सिंह भी चलता है और सपूत भी चलता है, यानी आप जैसे सुपुत्र भी चलते हैं। ये नहीं है कि केवल जो बता दिया जाए बस वही, अपने आप से भी थोड़ा सा प्रयास किया जाए, खोजने का प्रयास किया जाए माइंड को। अगर ईश्वर ने, खुदा ने आपको माइंड दिया है तो इसको जो है विस्तार करिए, स्वयं सर्च करिए। एक लड़के ने पूछा, एक शिक्षक से हमेशा पूछता था कि सर ये बताइए कि मोटहर का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, मैं मात्र एक उदाहरण देना चाहता हूं। मोटहर का क्या अर्थ होता है, मोटहर मीन्स क्या होता है। अब वो इंग्लिश का टीचर समझ नहीं पा रहा था, कर रहा था मोटहर, बहुत सारा वो इंग्लिश डिक्शनरी भी देखा, कहा अच्छा बता दूंगा, उसको मिला नहीं। कई दिनों लगा पूछने, कहा कि एक काम करो कि पहले तुम लाओ, कहाँ लिखा है, तो किताब लाया, और उस किताब में जो लिखा था वो क्या लिखा था आप खुद ही देख लीजिएगा, MOTHER। ये क्या लिखा है, मदर लिखा है, लेकिन पढ़ क्या रहा है, मोटहर पढ़ रहा है। तो यानी हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इसलिए यही सेम ऐसी ही दशा लिटरेचर की है प्रोनाउंसिएशन की। अरे भाई ये लिटरेचर फ्रेंच में लिखा गया है, आप बता दीजिए, आप पूछिए, लेकिन कम से कम समझा तो दीजिए ये क्या है, ये लिटरेचर है। एंदुई का क्या अर्थ होता है, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ठीक है। एंदुई लिटरेचर, ये एंदुई का क्या अर्थ होता है, एंदुई का अर्थ होता है हिंदी होता है। एंदुई मतलब हिंदी। और हिंदुस्तानी का अर्थ क्या होता है, हिंदुस्तानी का अर्थ होता है उर्दू होता है, उर्दू होता है। एंदुई हिंदुस्तानी। अगर आपको कहा जाए कि भाई इसका जो है आप मुझे हिंदी में कन्वर्जन बताइए, हिंदी में क्या कहा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है आपको कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी को हिंदी में क्या लिखा जाता है, या इसका क्या अनुवाद होगा, पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, आने वाले दिनों में देखिएगा। तो आप क्या कहेंगे, इतिहास किसका, साहित्य, हिंदी, उर्दू, ऐसा है। तो आप मिलाएंगे हिंदी, उर्दू, साहित्य का इतिहास, यही तो होगा। हिंदी, उर्दू, साहित्य का ये इतिहास है। इसने बस इतना ही लिखा कि यह हिंदी, उर्दू, साहित्य का इतिहास है। इसने इसमें उर्दू के कवि को भी लिया है। ये जो पुस्तक है ना, ये इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इस पुस्तक में इसने कितने कवि को लिया है, इसने जो लिया है वह 738 कवियों को लिया है। कितने कवियों को लिया है, 738 कवियों को यह लिया है। इन 738 कवियों में इसने किया क्या है, यह 738 कवि में यह कितने कवि हिंदी के लेते हैं, 72 कवि लेते हैं।
कहा 72 कवि हिंदी के हैं। आप ये देखिए, आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास से पढ़ते हैं, बेसिकली इसको होना चाहिए उर्दू साहित्य का इतिहास, लेकिन अब चूंकि लिखा गया है और लिखा जा रहा है तो अब हिंदी साहित्य, चूंकि हिंदी है पहली बार यहीं पे आपको मिल रहा है, तो इसलिए आप जो है हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। तो 72 कवि ये कहता है, ये हिंदी क्यों इसमें हमको मिले हैं, बाकी कितने 666 यानी 666 666 ये किसके कवि हैं, उर्दू के हैं। 666 कवि इसने क्या बताया, उर्दू के हैं, और 72 कवि हिंदी के हैं, मात्र 72 कवि लिया है। और ये कहता है कि हमको इससे अधिक हिंदी के कवि ही नहीं मिले। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसका उर्दू के प्रति लगाव था, इसका उर्दू से नाता था। यह वहां पर भी उर्दू को ज्यादा, यानी फ्रांस में भी यह प्राध्यापक था, यह उर्दू को ज्यादा प्रश्रय देता था। तो इसने कहा, इसने, अब देखिए थोड़ा सा आप इसको जोड़ दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 6 2 8 कर दीजिए, 7 6 13 को 3 और 6 1 7, 738 कभी हो गए टोटल। 72 या 666 पूछा जा सकता है, इसलिए दिमाग में अपने एक क्राइटेरिया रखे रहिएगा कि 666 उर्दू के हैं और 72 हिंदी के हैं। किसके अनुसार, गारशा दत्त तासी के अनुसार। किसमें, इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई है हिंदुस्तानी। अब यहां पर इसने ये तो विभाजन किया और कहा, लेकिन एक बात यह कहता है, ये इसका स्टेटमेंट आता है, पूछा भी जाता है आपसे, मैं उर्दू का पक्षपाती हूं। इस कहता है कि मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन यह जोड़ता है, एक काम तो यह करता है, मैं उर्दू का, ये लिखा, मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह भी नहीं मान रहा है कि हिंदी भाषा है, यह भी नहीं मान रहा है कि हिंदी विभाषा या बोली है, छोड़ देता है। इसके स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट पूछा गया है। तो आपको स्टेटमेंट भी कभी कभी, यानी स्टेटमेंट भी आपको याद करने होते हैं या समझना होता है, याद हो जाएगा जब समझ लेंगे बातें, एक लिंक कर लेंगे तो आप बातें समझ ले जाते हैं, तो याद हो जाता है, एक कहानी की तरह चली जाती है। यहां पर यह बात करता है, तो यहां से आपको अब होता क्या है, बाद में ये जो आपको इस्तवार दलाल लिटरेचर है, इसको 1900 कब, यहां पर आ जाइए, देखिए 1952 में, कब, 1952 में इसका अनुवाद होता है। ठीक है, अनुवाद के पहले आपको मैं बताऊं इसका प्रकाशन कब होता है, पहले अनुवाद बाद में मैं बताऊंगा, पहले आप प्रकाशन जान लीजिए। इसका प्रकाशन, इसको हम हटा देते हैं, सॉरी, इसको हम हटाते हैं और आगे तब इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर जो है इसका पहली बार प्रकाशन कब होता है, 1839 में होता है। मैंने यहीं पर आपको ला करके छोड़ा था, 1839 में कब का इतिहास लिखा जा रहा है, 900 से लेकर के 1839, 900 से लेकर के 1839 के बीच का। यहां 1839 में पहली बार लिखता है, कहां का इतिहास लिख रहा है, 900 वर्ष पहले का इतिहास लिख रहा है। तो 900 वर्ष पहले का जब इतिहास लिखेगा तो कितना प्रामाणिक होगा, कितना आप पढ़े ले जाएंगे, तो उतनी प्रामाणिकता नहीं मिलेगी जितना होना चाहिए। लेकिन इसने शुरुआत किया, हिंदी साहित्य लेखन का इसने शुरुआत किया, इसलिए यहां से क्वेश्चन आपको बार बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी आप टीजीटी या पीजीटी या केंद्रीय विद्यालय जो भी आप एग्जाम देते हैं,
उन सारे एग्जामों में इसको पूछा जाता है, क्योंकि इसकी महत्ता है, यहीं से निर्माण करता है, यहीं से रास्ते का ये निर्माण करता है, यहीं से शुरुआत करता है। यानी कि हिंदी साहित्य लेखन का यहां से प्रारंभ हुआ। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में 1839 में। किसने? गारसादा तासी ने। आज बैठ करके और पुराना इतिहास लिखेंगे, अपने ग्राम का, अपने गांव के मंदिर का इतिहास लिखेंगे जो 900 वर्ष पहले का हो। आप कितना, बताइए, कितना अच्छी तरीके से उसको लिख लेंगे। आपके पास सीमित संसाधन है। आज की तरह तो नेट और कंप्यूटर और गूगल बाबा ऐसा कुछ था नहीं। हमको किताबों से ही लेना था, खोज करना था, लोगों से पूछना था, तो उतनी एग्जैक्ट पोजीशन क्लियर नहीं होती है। लेकिन हमको इसको पढ़ना है, हमको शिक्षक बनना है, इसलिए हमको इसको जानना भी है। तो 1839 में पहली बार इसका प्रकाशन होता है। ठीक इसके बाद, यानी प्लस इसमें कर दीजिए 8 वर्ष, 8 वर्ष जोड़ दीजिए, तो ये 9 8 17 को 7 हासिल 1 3 1 4 और ये हो जाते हैं 1847। 1847 में इसका द्वितीय प्रकाशन होता है। यानी भाग 1 का प्रकाशन कब होता है? भाग 1 का प्रकाशन कब होता है आपको? 1839 में। और भाग 2 का प्रकाशन कब होता है? 1847 में, यानी 8 वर्ष बाद इसका प्रकाशन होता है। बात यहीं तक नहीं रुकती है। इसका ये पहला संस्करण है। पहले संस्करण के अंतर्गत 2 भाग, पहला संस्करण, ठीक है, 2 भाग निकलता है, भाग 1 और भाग 2। इसके बाद जो है इसके द्वितीय संस्करण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहां से क्वेश्चंस आप गलत कर ले जाएंगे। इसके बाद द्वितीय संस्करण निकलता है। द्वितीय संस्करण कब निकलता है? यानी दूसरा संस्करण निकलता है। और दूसरा संस्करण 1871 में निकलता है। 1871 ईस्वी में दूसरा संस्करण यहां से प्रारंभ होता है, यानी निकलता है। और इस 1871 में इसको जो है 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी पूरे इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी को 1871 में 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो आपको यहां से क्वेश्चंस क्या मिलते हैं? यानी यहां से जो प्रश्न मिला वह मिला कि इस्तवार कितने भागों में विभाजित है, तो आप बताएंगे 3 भागों में। कितने संस्करण हुए, वो बताएंगे 2 संस्करण हुए। प्रथम संस्करण में कितने भाग में विभाजन है, तो 2 संस्करण में 2 भाग में विभाजित है। प्रथम संस्करण के अंतर्गत 2 भाग, द्वितीय संस्करण के अंतर्गत 3 भाग। एकदम क्लियर हो लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाते हैं और यहां से आप प्रश्न गलत हो जाते हैं। प्रथम संस्करण के अंतर्गत 2 भाग, 1839 1847। द्वितीय संस्करण 1871 में होता है। इसके बाद इसके 3 भाग होते हैं, तो यह द्वितीय संस्करण के अंतर्गत 3 भाग, यानी 2 संस्करण हुए, 3 भाग हो जाते हैं। क्लियर? यहां तक तो आपकी बातें क्लियर हो गई। अब यहां से ये तो आपका प्रकाशन हुआ। बाद में 1952 में, कब? 1952 में, ठीक है। 1952 में भारतीय एक होते हैं, इनका नाम होता है एल.एस. वार्ष्णेय। कौन? एल.एस. वार्ष्णेय। और एल.एस. वार्ष्णेय जो होते हैं, इन्होंने क्या किया? एल.एस. वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद किया। किसका? इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का, यानी इस फ्रेंच भाषा का इन्होंने अनुवाद किया। तो अनुवाद में जो नाम रखा वो क्या रखा? एल.एस. वार्ष्णेय ने जो नाम रखा, उन्होंने कहा यह हिंदुई साहित्य का इतिहास है। किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य
का इतिहास, ठीक है, हिंदुई साहित्य का इतिहास। यानी इस नाम से इन्होंने क्या किया, इस्तवार द ललित त्रित्यूर हिंदुई ए हिंदुस्तानी का इन्होंने अनुवाद किया। कब? 1952 में। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जाता है। अब ये तो इनकी थोड़ा सा मैंने आपको बताया, ये जो पुस्तक प्रकाशित होती है, यानी जो आपको मैंने इनका नाम बताया, बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, इसका आप बुरा मत मानिएगा कि कितनी बार बोल रहे हैं, अरे एक बार हो गया, इसका बुरा मत मानिएगा, ये विश्वास मानिए जितनी बार सुनेंगे उतनी ही बार आपको अच्छा लगेगा और उतनी ही बार वो कंठस्थ हो जाएगा, आपके दिमाग में चला जाएगा। नहीं तो हम एक बार बोल करके भी काम चला सकते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मुझसे पढ़ें और सिलेक्शन न हो, ऐसा नहीं। जो बातें हैं साहित्य उदाहरणा है, और साहित्य में करना क्या है, आपको बातों बार बार वही बातें सुनना है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना है, वही बातें बार बार सुननी है, तो ताकि वो आपको फीड हो जाए। स्वप्न में भी अगर इस्तवार जो इस्तवार अगर हम नाम बोले तुरंत आप बोल दीजिएगा 1888, 1839, 1847, 1871, अब तुरंत बता दिए 1952 हिंदुई साहित्य का इतिहास। 1794 जन्म होता है, कहां होता है, फ्रांस में होता है, किस भाषा में लिखा जाता है, फ्रेंच भाषा में लिखा जाता है। यानी हमने बोला नहीं, तुरंत ये चीजें आप क्या कर दीजिए, बता दीजिए। तो कब होगा? अभ्यास से होगा, बार बार सुनने से, बार बार लिखने से होगा। यहां पर एक बातें और उभर कर सामने आती हैं कि जो ये इस्तवार का प्रकाशन होता है वो कहां से होता है। इस्तवार का जो प्रकाशन हुआ वह हुआ है ब्रिटेन और आयरलैंड से, ब्रिटेन और आयरलैंड से हुआ। ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति है, प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति है, इसी से अनुवादक समिति, ठीक है, इसी से क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है। यानी यहां से हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में, यानी इसका प्रकाशन भिन्न भिन्न रूपों का सेंस यह है कि इसका हम प्रकाशन करते हैं भिन्न भिन्न पॉइंट के अंतर्गत, यानी इसमें जो हमारे काम के लिए मिलते हैं वो तमाम पॉइंट मिलते हैं। तो आपके सामने उभर कर आया कि पहली बार इसने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया। एक पॉइंट और इसमें आपको ध्यान देना है, वो ध्यान क्या देना है, इसने जो कवियों का वर्णन किया वह, यानी जितने भी इन्होंने कवि लिया, जो 738 कवि लिए हैं, उसमें इन्होंने कालक्रम का ध्यान नहीं रखा है, कालक्रम का ध्यान नहीं रखा है, बल्कि क्या किए हैं, अल्फाबेट में लिखे हैं, अल्फाबेट में लिखे हैं। यानी जो इंग्लिश का अल्फाबेट चलता है उसमें इन्होंने लिखा, जो इनकी सर्वाधिक त्रुटि मानी जाती, इनकी सर्वाधिक गलती या अज्ञानता माना जाता है। प्रयास तो इन्होंने बढ़िया किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, कालक्रम को नहीं ध्यान रखा, बल्कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इन्होंने यह लेखन किया है, जो भी कवि है। अब इसमें होगा क्या, जैसे जो पहले का कवि है वो बाद में, जो बाद का है वो पहले, बीच वाला बाद में, कहीं पर कहीं मिक्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक, और आपके कबीर जी हैं, कबीरदास हैं। अब जब इसको आप लिखेंगे तो आप देखेंगे भारतेंदु को किससे लिखेंगे, आप बी से लिखेंगे, कबीर को आप के से लिखेंगे, तो के बाद में आएगा और बी पहले आएगा, यानी पहले आप भारतेंदु का वर्णन करेंगे, फिर आप कबीर का वर्णन करेंगे, जो निहायत गलत है। हिंदी के साथ यह नाइंसाफी है। यानी इन्होंने अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा, न कि कालक्रम के अनुसार इन्होंने लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह पुस्तक अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा गया है। क्लियर है बातें? और तो पहली बार ये लिखते हैं, हालांकि सब कुछ ठीक है, लेकिन पहली बार इन्होंने किया, यही बहुत बड़ी बात
होती है। तो यानी कुछ ऐसे पॉइंट रहे इसमें जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया, जिनमें हमने आपसे बात किया। तो ये हमारा गार्षा दत्तासी हुए, एल.एस. वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1952 में इसका अनुवाद करते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज मैं बस इतना ही, बाकी इसके आगे अभी हमको धीरे धीरे यानी अपने क्रम को आगे स्पीड देते हुए हम चलेंगे, बताएंगे। हमारा जो तरीका होगा उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। जानना ये है कि हम पढ़ाएंगे और उसका चैप्टर वाइज क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। यानी हम चैप्टर, जब भी हमारा चैप्टर क्लोज होगा, चैप्टर वाइज हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट की प्रक्रिया हम 2-3 रूपों में ले सकते हैं। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जब तक टेस्ट नहीं देंगे तब तक वो चीज़ें उभर कर सामने नहीं आएंगे। तो जब हम पढ़ा लेंगे तो हम टेस्ट लेंगे। एक टेस्ट हमारा होगा जो आए हुए प्रश्न हैं वो भी आएगा, और एक टेस्ट होगा नए प्रश्नों का अभ्यास प्रश्न होगा, वो भी करेंगे। तो हम पूरी तरीके से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको ये न लगे कि मैं यहाँ पर एडमिशन लेकर यानी अमरीश भट्ट से पढ़कर के मैंने गलती किया, ये कदापि आपको जीवन में ना आवे। पूरा प्रयास रहेगा। आपके सारे कमेंट्स का मैं सारे कमेंट्स दूंगा, उसके सारे कमेंट्स का हम जवाब देंगे। नहीं समझ में आएगा पुनः हम समझाएंगे, चाहे जैसे भी हो, चाहे एक टॉपिक को क्लियर करने में कई दिन क्यों न लग जाए, लेकिन हम करेंगे। और अपने ड्यूरेशन के अंतर्गत आपको हम आपका सिलेबस समाप्त भी करेंगे। ये मत समझिएगा कि केवल जो है बताएंगे ही, बाकी परीक्षा अगर जल्दी घोषित हो जाती है तो ड्यूरेशन और बढ़ा दिया जाएगा और उसके पहले समाप्त किया जाएगा। परीक्षा की तिथि अगर बाद में आती है तो उसी हिसाब से चला जाएगा। यानी हमारा ये उद्देश्य है कि आपको 5 महीने में तो हम समाप्त करें ही, अगर इसके बावजूद ही एग्जाम अगर बढ़ते हैं तो अन्य भी हम जुड़े रहेंगे। ये नहीं है कि उसके बाद बैच समाप्त और परीक्षा भी हुई नहीं तो बैच समाप्त तो हम गायब, ऐसा नहीं होने वाला है। हम पुनः उपस्थित होंगे, किसी न किसी रूप में आपसे हम उपस्थित होंगे और बात करेंगे। तो इस प्रक्रिया में भाग लीजिए, और आप इसका तब तक आप स्वयं से भी करना क्या है, आपको नोट्स बनाना नहीं है, मैं नोट्स आपको दूंगा। हाँ, लेकिन एक काम जरूर करना है कि आपको जितना भी मैं पॉइंट समझा रहा हूं, इस पॉइंट को रफिंग करना है, और रफ कोई राइटिंग बना करके मत करिएगा। रफ आप कैसे करेंगे, तेजी से करिएगा। रफ जो है, जैसे आप लोग क्लास में पहले ऑफलाइन में लिखते थे, तेजी से टीचर बोलता था, ऐसे ही आप तेजी से रफिंग करते चले जाइएगा। और बाकी हमारा जब हम चैप्टर समाप्त करेंगे तो आपको नोट्स पहुंच जाएगा, उस नोट्स का अध्ययन करिएगा। उसके बाद आपकी इच्छा है तो नोट करिएगा, और नहीं तो उसी को बार बार पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में यानी अपने दूसरे वीडियो में हम पुनः मुलाकात हमारी होती है इसी के आगे, और तब डिटेल से बात किया जाएगा, अन्य जो हमारे विद्वान हैं उस पर बात किया जाएगा और एंजॉय लिया जाएगा। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद।